देखो, आपके पूरे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर पढ़ने हमें, एक तो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा हाइड्रोकार्बन। फिजिकल जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस वाले जो चैप्टर्स है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे आपके मोलारिटी वाले क्वेश्चंस हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, इक्विलिब्रियम हो गए, ये सब किस में काउंट होंगे? फिजिकल में काउंट होंगे। फिर इनऑर्गेनिक में कौन से काउंट हो गए? इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते थे जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये सब जो चीजें हैं ये इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक में जनरली हम क्या देखते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ये माना जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो मटेरियल्स है, जो कंपाउंड्स है, वो नेचुरली अकर हो सकते हैं, उसको बनाया नहीं जा सकता, लैब में बनाया नहीं जा सकता। 3 कंपाउंड्स ऐसे दे रखे हैं जो हमें याद होना चाहिए, और एमसीक्यू में भी आ जाता है, जेईई में भी आ सकता है, और आपके नीट में भी कहीं भी आ जाता है, और स्कूल के पेपर्स में भी आते हैं। सबसे पहले जो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सिंथेसिस हुआ उसका नाम था यूरिया। तो यूरिया जो था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, यूरिया। और किसने डिस्कवर किया ये भी याद होना चाहिए। एफ होल्डर इन 1828 में यूरिया बनाया था। उन्होंने क्या किया था? अमोनियम साइनेट को हीट करा तो यूरिया बन गया। अमोनियम साइनेट, दैट मीन्स NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट को हीट करा तो यूरिया बन गया। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। देख रहे बीच में, जैसे ये ग्रुप जो होता है RCONH2, याद है कौन सा ग्रुप होता है? इसको हम अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। अमाइड में कार्बन के जगह पर एक और NH2 जुड़ जाएगा तो ये यूरिया हो गया। NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला है। इसका न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, तो इसका मोलर मास फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 60। कैलकुलेट करके देखो, 14 हो गया, टोटल नाइट्रोजन 228, ये हो गया, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो 32 हो गया। कार्बन 1 है, 12 + 16 कितना हो गया? 60। इसका मोलर मास 60 है। यूरिया का याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, वहां पे फाइंड नहीं करना है। यूरिया का मास कितना होगा? 60। उसके बाद 2 अलग अलग कंपाउंड है जिसको हमें याद करना है। एक तो एसिटिक एसिड, यूरिया के बाद जो सिंथेसाइज्ड हुआ वो एसिटिक एसिड हुआ। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO, ये। और दूसरा डिस्कवरी हुई, जो डिस्कवरी नहीं, जो लैब में सिंथेसाइज्ड हुआ, वो था मीथेन, CH4। जो एसिटिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस हुआ, उनका नाम था कोल्बे। हम कोल्बे बहुत पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ेंगे, और भी बहुत चीजें पढ़ेंगे। कोल्बे जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा एसिटिक एसिड 1845 में, और मीथेन सबसे पहले सिंथेसाइज्ड हुआ बर्थेलॉट के थ्रू 1856 लैब में।
ये कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस करने में काफ़ी ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। तो इसका एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है कि यूरिया किसने सिंथेसाइज करा, एसिटिक एसिड किसने सिंथेसाइज करा, मीथेन किसने सिंथेसाइज करा, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे कि अगला जो टॉपिक है हमारा शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। या आप सोच लो कि हाइड्रोकार्बन का शेप क्या होगा। मेनली हम हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन। तो बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है कार्बन की। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, जो क्या होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में 3 प्लेन पे होता है, एक प्लेन के बाहर होता है। 3 प्लेन पे होता है चीजें और एक प्लेन के बाहर होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। उसके बाद sp2 हो जाएगा। जनरली सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जो स्पेसीज होगा वहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एस कैरेक्टर क्या होता है। एस कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर 4 ऑर्बिटल है sp3 में देखिए तो क्या होगा, 4 ऑर्बिटल है, उसमें क्या है 4 ऑर्बिटल में एक s का है 3 p का है। तो इसका एस कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि इसका परसेंटेज कितना है। तो एस कैरेक्टर मतलब 1/4, 4 में एक कितना है s है, तो 1/4 इंटू 100 दैट मीन्स 25% का होता है। आप आगे जाके देखोगे जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। दो चीज रिलेट करो, एस कैरेक्टर जो है अगर ये इंक्रीज होगा, एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एस कैरेक्टर कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये चीज याद होना चाहिए। एस कैरेक्टर अगर मान लो मोर होगा तो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं उसके पास। आपको पता है कि जैसे sp3 होता है ना, इसके चारों ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। इसका मतलब ये इफिशियंट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर मान लो लेस होगा एस कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, एस कैरेक्टर इसका लेस है। अगर लेस होगा तब इफिशियंट होगा, अगर मोर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कब होंगे, जब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। और एस कैरेक्टर और भी रिलेटेड है। एस कैरेक्टर जो है अगर मोर होगा तो मोर एसिडिक, एसिडिक नेचर, लेस। जो आप लोगों ने वो चैप्टर में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, जो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होंगे। मैं बता रहा था कि जैसे इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि लिविस एसिड और लिविस बेस। लिविस एसिड का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक्सेप्टर होते हैं। लिविस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन लिविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। मोर एसिडिक मतलब मोर लिविस एसिड। और लेस एस कैरेक्टर का मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन उसमें कमी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो ये लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा। लिविस बेस, या आप बोल सकते हो कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक। तो जो sp3 होगा वो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। जो sp2 होगा वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 4 ऑर्बिटल में, 4 ऑर्बिटल है जिसमें 3 ही भरा, एक कंप्लीटली खाली है, तो कितना होगा, मतलब sp2 का मतलब ये हो गया कि 3 ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है और एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो खाली है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब ये हो गया कि लिविस क्या होगा, एसिड होगा वो। इसमें परसेंटेज कितना होगा, 33%, 33.3% इसका परसेंटेज होगा। इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ये जनरली डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं ना कार्बन, जिससे दो, मतलब जिस कार्बन से 2 एटम ही मोनो एटॉमिक अटैच्ड हो, वो हम क्या बोलेंगे, sp2। और फिर sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका क्या होता है, लीनियर शेप होता है इसका। इसमें कितना है एस कैरेक्टर, 50%, एस कैरेक्टर 50%, मतलब इसमें क्या है, सिर्फ 2 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल टोटल कार्बन बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है, जिसमें 2 ऑर्बिटल खाली हैं, 2 ऑर्बिटल भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये और ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में अरेंज करें, तो sp सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और उससे कम sp2 होगा, और सबसे कम एसिडिक होगा sp3। यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट होता है, वो हमारा sp3 ऑर्बिटल वाले देते हैं। आगे हम देखेंगे, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो आगे के टॉपिक्स में, तो उसमें हम यही देखेंगे कि sp3 वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले जो कार्बन है ना, वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसमें पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, ध्यान से देखो। जैसे सिग्मा बॉन्ड है ना, जैसे मान लो ये सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखना आगे पढ़ोगे आप लोग ऐसे ऐसे, तो आप देखोगे ना, तो इसका पोजीशन अलग अलग चेंज हो जाएगा। इसको पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हैं हम, मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन पहले अलाइनमेंट सामने सामने है, अलाइनमेंट अलग अलग हो सकती है, इसमें रोटेशन पॉसिबल है। इसमें एक कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, 3 एटम इससे जुड़े हुए हैं और 3 एटम इधर से जुड़े हुए हैं, तो इसकी रोटेशन पॉसिबल है। अरेंजमेंट का जो हाइड्रोजन का सामने सामने जो है, जैसे ये डिस्टेंस जो भी है, किसी और सिचुएशन में ये डिस्टेंस डिफर कर सकता है, तो उसको हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के जो 2 टाइप होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल का भी स्पेशल टाइप है जिसको बोलेंगे हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो उसमें हम इसको रीड करेंगे कैसे ये है। लेकिन जब डबल बॉन्ड से कोई भी चीज जुड़ता है ना, जैसे डबल बॉन्ड से ये चीज जुड़ गया, तो इसमें देखोगे ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये रोटेट करेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि देखोगे ना कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लो ये बॉन्डिंग बन रही है सिग्मा बॉन्ड,
तो पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी होती है ना, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जैसे बॉन्डिंग में पढ़ा आप लोगों ने, जैसे ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम है। इंटरन्यूक्लियर ये है तो ऊपर आधा है आधा नीचे है, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सिंपल याद ये रखने हैं कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड के अलोंग में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, एक को फिक्स करके दूसरा रोटेट नहीं कर सकता। तो जो आप आगे पढ़ोगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको रोटेमर्स भी बोलते हैं, तो वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में ही पाया जाएगा वो। जैसे मान लो कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ता है, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। जो भी आपका जैसे पाई बॉन्ड जो बनता है ना, वो पैरेलली अरेंज्ड, जो पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग जो पढ़ा था आप लोगों ने बॉन्डिंग में, उससे फॉर्मेशन होता है। तो वो बॉन्ड जनरली वीक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना इतने बंधे हुए नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जनरली क्या होता है देखोगे ना, कभी भी अल्केन या सिंगल बॉन्ड वाले स्पीसीज कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आगे जैसे कुछ चैप्टर्स हमारा कट गया है, इसमें पहले पढ़ना था एस ब्लॉक पी ब्लॉक, उसमें हम देखते हैं कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो जाएगा। जैसे आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे, तो एक कार्बन तीन अदर कार्बन से जुड़ता है, जिसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है ऐसे टेट्राहेड्रली अटैच ऐसे। तो ये डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है सॉलिड में अलग तरीके से होता है और बाकी चीज़ों में अलग तरीके से होता है, जैसे गैस में और उसमें अलग तरीके से होता है। जनरली जैसे ग्रेफाइट एक सॉलिड है, तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो लिक्विड में आयंस के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, दोनों में डिफर करता है डिफिनेशन। तो वहां पर जनरली ये अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है पाई बॉन्ड वाले, अगर वो मूव करते हैं पूरे सिस्टम में घूमते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी देगा वो। इस तरह से अगर बेंजीन में देखें तो कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में ही मिलेगा कि टोटल 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और कितनी सिग्मा है 9 कि 12 टोटल 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए ना, हाइड्रोजन वाले 6 हो गए, और इसमें भी तो एक सिग्मा है, तो 12 टोटल कितना होता है, टोटल 15 होता है। कोई कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, अगर कंडेंस स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया, पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ये CH3 CH2 होल थ्राइस CH CH3, इसमें हर एक कार्बन जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हर एक कार्बन, देखो ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3, और एक कार्बन से जुड़ेगा, 4 बॉन्ड जो सिंगल सिंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये जैसे मान लो, इसका मतलब ये ऐसे है, CH3 CH2 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 और फिर CH3,
तो इस कार्बन की बात करें तो दो कार्बन से बॉन्ड बनाया है सिंगल सिंगल और दो हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। सारे कार्बन इसमें sp3 है, लेकिन कुछ ऐसा अगर स्ट्रक्चर आ गया तो आप देखोगे ये sp3 होगा, ये दोनों sp3 होंगे, ये sp होगा और ये भी sp होगा। दो कार्बन से डबल बॉन्ड बनता है ना, तो दोनों sp2 होंगे, sp2 होगा, ये भी sp2 sp। देखो ch3 अगर एक्सपैंड करेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो एक्सपैंड कर दो, ये CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो, ये ऐसे हो गया। तो दो कार्बन जो भी अटैच्ड है दोनों क्या होंगे sp2 होंगे, बाकी सब क्या होंगे sp3 होंगे। ऐसे ही sp भी ऐसे ही होगा, तो ये फाइंड करना आता है। देखो किसी भी स्ट्रक्चर को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप जैसे मान लो ऐसे लिख दूं मैं नॉर्मली CH3 CH2 का होल ट्वाइस, और फिर मैं लिखूं CH2 और फिर लिखूं यहाँ पे CH2 और फिर CH3 का होल ट्वाइस, ऐसे मैं स्ट्रक्चर लिख दूं। अब बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बस ऐसे है CH2 और फिर CH3 का होल ट्वाइस, बीच में कोई बॉन्ड ना दिखे तो उसको बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। जैसे हर एक बॉन्ड को अगर दिखा दिया आपने तो वो क्या हो गया आपका ओपन स्ट्रक्चर, या एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा, तभी तो दोनों इसी से अटैच होगा। तो इससे अटैच हुआ एक कार्बन, एक CH3, एक इधर से अटैच हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोल सकते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम ओपन स्ट्रक्चर, एक्सपैंडेड। अब क्या है, इसी का हमें एक और स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे मान लो आपने ऐसे बना दिया है, ये हर एक टर्मिनल एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। एक कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं 1 + 2 3 + 1 4 + 2, टोटल 6 कार्बन, 2 1 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया 1 2 3 4, टोटल 6 है ना, 2 1 3 2 5 1 6। ये एक सिंगल टर्मिनल बनाया आपने, फिर यहाँ से दो सी, एक ये सी और एक और सी, ये हो गया। फिर एक सी हो गया या इसके लिए, फिर यहाँ पे ऐसे। अब कितना हुआ 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो रहा है। ये एक सी को रिप्रेजेंट करेगा, फिर एक सी सी सी, फिर सी, फिर एक सी, फिर दो यहाँ से, यहीं से हो गए दो ऐसे।
बेंड से थोड़ा सा, हाँ बेंड कर लो या कैसे भी कर लो कोई, लेकिन एक लाइन करोगे तो पता नहीं चलेगा ना उसके। हम एक्चुअली में यहाँ पे जैसे कार्बन कहाँ पे है वो पता नहीं चलेगा, सारे कार्बन को ऐसे कर दोगे तो कैसे करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बेंड करा। तो यहाँ पे एक कार्बन है, 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 तो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या क्या नहीं शो करते हैं, हाइड्रोजन शो नहीं करते और कार्बन को शो नहीं करते, बाकी सबको शो करते हैं। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप को शो करते हो। किसको शो करोगे? फंक्शनल ग्रुप को शो करोगे, फंक्शनल ग्रुप को शो करोगे, बाकी किसको शो नहीं करेंगे? डू नॉट शो किसको नहीं करेंगे? तो हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, कार्बन को शो नहीं करेंगे, बाकी सबको हमें लिखना पड़ेगा। जिसमें मान लो OH होगा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको लिखना पड़ेगा, जैसे Cl है तो Cl को लिखना पड़ेगा, या बाकी। हाँ, इस कंपाउंड का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। CH ये वाला है, नहीं ये कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं शो करते हैं। एक ही हाइड्रोजन होगा ना इसमें, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी, नहीं ये कार्बन है, 3 बॉन्ड पूरे हो गए ना, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन होगा, वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है। हर एक टर्मिनल एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन कहीं भी शो नहीं कर रहा है। कार्बन बनाओगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन फिट कर दोगे। जैसे एक कंपाउंड है OH, फिर है CH3 होल थ्राइस, फिर है CH3 और फिर है हमारा CH3 के बाद फिर CH है, और फिर है CH3 का होल ट्वाइस, ऐसे। जहां पे बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं, ध्यान से देखो, यह CH है ना, CH है, इसके पास 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, एक इधर इस कार्बन से कैसे अटैचमेंट हो रहा है चीजों का, यहाँ पे थ्राइस होगा कि क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। 3 कार्बन, 3 CH2 है, जब भी CH2 का थ्राइस हो ना तो एक लाइन में होगा। किसकी? इसकी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CH जो है ना, CH है, एक इधर ऊपर से जुड़ा हुआ है, CH एक ऊपर है, एक CH2 नीचे है, एक हाइड्रोजन है, तो पूरा हो जाएगा। फिर एक इस कार्बन से, एक ये वाला का एक जुड़ेगा CH2 से, एक जुड़ेगा हाइड्रोजन से, 2, एक मिथाइल ग्रुप इसी पे अटैच होगा, जब भी ब्रैकेट होगा तो उसी पे अटैच होगा, और फिर एक CH से ऐसे जुड़ेगा। तो पहले अगर इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दोगे तो और इजी हो जाएगा बनाना। देखो ये ऐसे है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, फिर CH है, CH पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर CH है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऐसे। तो आपने बॉन्ड लाइन बनाना है तो OH बनाओगे, फिर एक कार्बन होगा यहाँ पे, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, यहाँ पे OH ही है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, ऐसे कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे लगा दो, और इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, फिर यहाँ पे एक है, यहाँ से 2 चीजें, फिर इस कार्बन
दो मिथाइल ग्रुप निकल रहा था, ऐसे हो जाएगा। कार्बन काउंट करो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ज़्यादा कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, एक ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे ऐसे दो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कार्बन जरूर काउंट कर लेना है, जैसे OH है ना, तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन होगा 1 2 3 4 5 6, इसका लॉन्गेस्ट चेन है 6 का, बाकी ब्रांच में है। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर। फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर ऐसे स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन, देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर ऐसे लिखा हो तो एक कार्बन यहाँ पर है, 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 यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये कुछ ऐसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर एक और कार्बन है ऐसे, फिर एक और कार्बन है ये, फिर इस पे OH लगा हुआ है, और फिर इस पे एक और CH3 लगा हुआ है ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे H होगा। ये कंडेंस फॉर्म है, इसका एक्सपैंडेड ये है, या हाइड्रोजन को भी एक्सपैंड कर सकते हो इसमें। ये बॉन्ड लाइन है, कंडेंस फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, एक मिनट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड को हटा के लिख दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ये सारे बॉन्ड हटा दो, क्या है, CH है, फिर क्या है हमारा, C है, CH है, फिर C है, और फिर CH2 है, फिर COH है, और फिर CH3 है। ये कंडेंस हो गया। देखो कार्बन जो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, कार्बन जो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो ये प्लेन है, पूरा बोर्ड का क्या है, प्लेन है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा, जो भी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे दैट मीन्स वो इसी प्लेन पे है। ये दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन में है, और फिर हम क्या करते हैं ऐसे, ऐसे इन चारों का अलग अलग मतलब है। सॉलिड लाइन का मतलब ऑन दी प्लेन, इसको बोलते हैं हम डैश पोजीशन, इसको बोलते हैं वेज पोजीशन। डैश पोजीशन, वेज पोजीशन, तो दो सॉलिड बॉन्ड लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन दी प्लेन। ऑन दी प्लेन।
सॉलिड है ऑन द प्लेन होगा। फिर जो डैश है वो कहाँ पे होगा, बिहाइंड द प्लेन। डैश जो होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिहाइंड द प्लेन। जो डैश होगा उसको बोलेंगे बिहाइंड द प्लेन। या इसको हम और क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और फिर तीसरा जो होगा, जो उसको सॉलिड वेज पोजीशन बोलते हैं हम, इसका मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अबव द प्लेन। अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बाद में लिख लेना। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे ना, तो ये जो बेसिक्स हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफाई हम मेनली जो करें तो टू ब्रोडर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। कौन कौन सी कैटेगरी होगा, एक होगा ओपन, ओपन चेन, ओपन चेन और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब नॉट साइक्लिक होता है, नॉट साइक्लिक। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा होगा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज्ड भी बोल सकते हैं और रिंग भी बोल सकते हैं, रिंग कंपाउंड्स। सिंपल सी बात आ गई, एक तो सिंपल ऐसे कार्बन कार्बन जुड़ेंगे और दूसरा होगा कुछ रिंग बनाएंगे, रिंग बना दिया इसको। तो ये हो गया हमारा ओपन और ये हो गया हमारा साइक्लिक। अब इसकी डिवीजन है, ए साइक्लिक की क्या डिवीजन है और साइक्लिक की क्या डिवीजन है, ये देखते हैं। ए साइक्लिक का मतलब नॉट साइक्लिक, ए साइक्लिक और ओपन चेन। इसका मतलब होता है कि जो रिंग नहीं बन रहा है, ब्रांच हो सकता है लेकिन रिंग नहीं बन रहा है। ब्रांच हो रहा है दैट मीन्स क्या हो गया, जैसे सी सी ऐसे हम लिख दें तो इसको ओपन में माना जाएगा, क्लोज में नहीं माना जाएगा। रिंग बनना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर ऐसे मैं बोल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ भी हो सकता है, रिंग नहीं बन रहा है दैट मीन्स उसको हम क्या मानेंगे, ए साइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया तो ये भी ओपन चेन हो गया। कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, लेकिन रिंग ब्रांच आ जाए लेकिन रिंग नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा, ए साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें है कि दिस कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो एलिफैटिक कंपाउंड के नाम से फेमस है।
डिफिनीशन क्या होगा? अगर डिफिनीशन अगर राइट करना चाहो तो क्या लिखोगे? एसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब compounds which do not have ring is called acyclic compounds. These compounds are also known as aliphatic compounds. These compounds are also known as aliphatic compounds. तो एलिफैटिक कंपाउंड जो होगा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, उसमें रिंग नहीं मिलना चाहिए, तो वो हमारा एसाइक्लिक हो गया। एसाइक्लिक मतलब नॉट साइक्लिक। आइसोब्यूटेन जो है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जितने भी होंगे सबको ओपन चेन स्ट्रक्चर ही बनेंगे। जैसे ये है CH3 CH3 CH3, ये रिंग नहीं है। अगर मान लो अल्कोहल दे दो या CH3 भी होता तो ये रिंग नहीं है, रिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, ओपन स्ट्रक्चर ही है ये। ऐसे कोई बोल दे कि क्या टर्सरी क्लोज्ड है, तो टर्सरी क्लोज नहीं है, ये टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं इसको हम। तो टर्सरी अल्कोहल भी क्या मानेंगे हम? ओपन चेन या एसाइक्लिक ही मानेंगे। अब अगला है हमारा साइक्लिक। साइक्लिक का जो फर्स्ट डिवीजन है वो है हमारा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसमें राइट करना है, इसको भी हम एलिसाइक्लिक को भी एलिफैटिक बोल सकते हैं। एलिफैटिक मतलब मेजर हम डिवाइड करते हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, दैट मीन्स इसको भी हम एलिफैटिक बोल सकते हैं। हाँ, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक होगा, उसको भी हम एलिफैटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, एलिफैटिक साइक्लिक। और वो हमारा एलिफैटिक क्या था? ओपन था, एलिफैटिक साइक्लिक। इसका डिफिनीशन ये हो गया, कार्बनेट in aliphatic compounds carbon are joined together to form a ring. In aliphatic compounds carbon joined to form ring. मतलब कार्बन ज्वाइन टू फॉर्म रिंग, उसको हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो, कोई भी, ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर ऐसे बॉन्ड लाइन बनाते हो ना तो हाइड्रोजन भी बनाना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा आप लोग समझो, अगर बॉन्ड बनाते हो ऐसे, ऐसा मत करना कि हाइड्रोजन मत बनाओ, लेकिन इसको बॉन्ड लाइन ऐसे हम बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कार्बन बना के बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें समझना है आपको। इसका नेम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या होगा नाम इसका? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ये क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन।
ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होगा, एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया ना तो अल्कीन हो जाएगा वो। एक भी डबल बॉन्ड में आ गया तो अल्कीन होगा। ये साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोहेक्सीन है, जबकि ये साइक्लोहेक्सेन है। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन है। सोचो कि अगर 10 बजे आ जाते तो 2 घंटे तो हो ही जाते ना सभी ले। साइक्लोहेक्सीन, एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सीन हो जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर है, ये भी आपका एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक तो है ही है, एलिफैटिक भी है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। नाम याद रखना, जो यूनिक है उस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान एक स्ट्रक्चर आएगा एरोमेटिक में, बहुत फेमस है। उसी की तरह स्ट्रक्चर, हाँ उसी की तरह ये रिजेंबल करता है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। और ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे जितने भी है ना, जैसे बॉन्ड जो बन रहे हैं सब क्या है, सिंगल 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 बॉन्ड बन रहा है ना। अब एक चीज और है, इसमें लोन पेयर पूछा जाए तो लोन पेयर है, 2 है लोन पेयर इसमें। ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर है, तो सारा सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है यहाँ पे। हाँ ये भी एलिफैटिक ही है, एलिफैटिक ही है। अब अगला जो टाइप है वो हमारा एरोमेटिक है। अगले चैप्टर में भी हमें पढ़ने हैं एरोमेटिक के बारे में, बेंजीन के बारे में पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ने, कैसे स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाइड्रोकार्बन में पूरा उसको, इस चैप्टर में उसको पूरा ओपन नहीं करना है हमें, उस चैप्टर में हमें पूरा ओपन कर देना है स्ट्रक्चर, और सब कुछ हर एक बॉन्ड सीखना है उसमें। तो एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एरोमा होता है। एरोमा मतलब खुशबू, मतलब एक अच्छी स्मेल आती है इसमें। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, बेंजीन का डेरिवेटिव होगा या बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं होगा। तो एक इसको बोलेंगे बेंजीनोइड एरोमेटिक, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। ये साइक्लिक का ही टाइप है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक का ही टाइप है। मैं दोनों साइड में बस एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है इसका। मतलब बेंजीनोइड का मतलब उसमें बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं दिखेगा। नॉन बेंजीनोइड मतलब बेंजीन रिंग नहीं दिखेगा आपको। तो बेंजीनोइड में जो पहला एग्जांपल है, जैसे इस टाइप के कंपाउंड जो होंगे ना, जैसे CH3 है तो इसको बोलते हैं टोलुइन। अगर OH है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। अगर मान लो NH2 जुड़ा हुआ है, सारे बेंजीन रिंग है, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन।
एनिलीन के बाद है देखो अगर यहाँ पे OMe लिखा हो या Me का मतलब मिथाइल हो गया, OCH3 तो इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलेंगे इसको? एनिसोल। फिनॉल, टोलुइन, एनिलीन, एनिसोल सारे बेंजोनोइड है। उसके बाद दो बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं नैफ्थलीन। दो बेंजीन एक साथ जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखो ये हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये कार्बन है, अगर यहाँ पे भी मैं डबल बॉन्ड दे देता तो ये तो 5 बॉन्ड हो जाता। तो ध्यान से देखना, ये हमारा है नैफ्थलीन। एक और तीन बेंजीन ग्रुप का जुड़ा होगा ना, तो उसको एंथ्रासीन बोलेंगे। एंथ्रासीन। आप लोग स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करना, इसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं, एक ऐसे भी होगा। एंथ्रासीन भी क्या है? हमारा बेंजोनोइड है। नॉन बेंजोनोइड के 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही पेपर में आता है आपका, हर जगह भी वही आता है। जेई में भी वही आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। नीट में भी वही आएगा जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। 11-12 में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वही आएगा। एक तो दे रखा है ट्रोपोन, इसको याद करने है, इसका कोई तरीका नहीं है। ट्रोपोन नॉन बेंजोनोइड का एग्जाम्पल पहला है ट्रोपोन। टोटल 7 कार्बन बनो, 1 2 कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। बेंजोनोइड का एग्जाम्पल अगर देखें तो पहला मैंने बोला था टोलुइन। टोलुइन में CH3 होता है ऊपर। फिर मैंने बोला था फिनॉल, ऊपर OH होता है। फिर मैंने बोला था एनिलीन, NH2 होता है ऊपर। फिर मैंने बोला था OCH3 होगा या OMe होगा, तो वो एनिसोल बोलते हैं उसको। हाँ, एक और लिख लो, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर CH3 के ऊपर एक और CH3 आ जाए तो इसको क्रेसोल बोलते हैं। एक मिनट, क्रेसोल में क्या होगा? कुछ इस टाइप का कंपाउंड होगा। एक मिनट तो ये हमारा क्या है? क्रेसोल। ये फंक्शन ग्रुप के एडजेसेंट जो पोजीशन होता है ना, उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप अटैच है तो इसके एडजेसेंट पोजीशन जो होगा ना, वो जैसे इसको हम बोलेंगे ऑर्थो,
या ओ, ब्रैकेट क्या बोलेंगे, ओ, इसको बोलेंगे मेटा या एम, इसको बोलेंगे पैरा या पी, ये भी फिर मेटा हो गया और ये फिर क्या हो गया, ऑर्थो हो गया। तो इसको हम ओ क्रेसोल बोलेंगे क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, पी क्रेसोल। अगर यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ओ क्रेसोल। पी क्रेसोल कब बोलेंगे, पैरा पोजीशन पे CH3 हो तो इसको हम पी क्रेसोल बोलेंगे। अगर नाइट्रोबेंजीन है तो वो भी आपका बेंजीनोइड भी हो गया। जैसे मान लो अगर ऐसे में दे दूं, या कोई भी फंक्शन ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोबेंजीन है, ये भी बेंजीनोइड ही होगा। या क्लोरोबेंजीन बोला जाए, है ना, आयोडोबेंजीन बोला जाए, तो ये बेंजीनोइड का ही एग्जाम्पल है। नॉन बेंजीनोइड में आपका क्या आ गया, ट्रोपोन आ गया। पहला एग्जाम्पल क्या आ गया, ट्रोपोन। इसमें कितनी कार्बन है, काउंट करो कितनी कार्बन है, ट्रोपोन में 7 कार्बन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहाँ पे याद रखो ट्रोपोन में 7 कार्बन है, आ जाता है पेपर में। वहाँ पे हम काउंट करते रह जाएंगे, 6 लगा के आ जाएंगे, बेंजीन की तरह होगा तो गलत होगा। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना होगा, ऑक्सीजन जब लोन पेयर बना लेता है, जब डबल बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, उस पे कितने लोन पेयर होते हैं, क्या 2 लोन पेयर है ना। इस पे 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा। अगर 3 बॉन्ड बनाता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट करता है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे H2O, तो H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। H3O प्लस में ना ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही लोन पेयर है, ये याद होना चाहिए। H3O प्लस में कितने लोन पेयर है, ओ, एक ही है। तो ये आपका कितना हो गया, नॉन बेंजीनोइड हो गया। उसके बाद नॉन बेंजीनोइड का एग्जाम्पल है फ्यूरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे 12th क्लास में जो बायोमोलिक्यूल्स है तो आप देख पढ़ोगे, तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो फ्यूरान को रिजेंबल करता है। जो फ्रक्टोज को स्ट्रक्चर होगा एक अलग होता है, पीरान उसकी तरह एक्ट करता है। तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूरान में सबसे पहले ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होता है, ये याद होना चाहिए। ऐसे है, ऐसे है, ये आपका इसका किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड हेट्रोसाइक्लिक है। अभी हमने ट्रोपोन क्या है, होमोसाइक्लिक है। ध्यान से देखो, ये भी हम गलत करते हैं यहाँ पे। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग में सिर्फ कार्बन है। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक का ही एग्जाम्पल चल रहा है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। ट्रोपोन किसका एग्जाम्पल है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। और ये फ्यूरान जो है ये है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। फिर है हमारा ये स्ट्रक्चर है। जैसे सेम में वहीं सल्फर आ गया यहाँ पे, तो इसका थायोफीन बोलते हैं, थायोफीन। वैसे थायो जहां भी आता है तो सल्फर ही आता है, ये पहचानने का तरीका है। थायो कहीं भी आ गया तो वहां पे सल्फर। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये भी थायोफीन भी क्या था, हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। फिर आगे है
एग्जैक्ट बेंजीन की तरह ही होता है, लेकिन ये बेंजीनॉइड नहीं है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इस पे नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होता है, जब 4 बॉन्ड बनाता है तो कोई भी लोन पेयर नहीं होता, ये याद करो और लिखो। नाइट्रोजन जो है NH3 है तो एक लोन पेयर है, NH4 प्लस बनता है तो क्या होता है, उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, नो लोन पेयर। तो ये हमारा पिरिडीन है, और ये एसिड की तरह एक्ट करेगा कि बेस की तरह। तो ये पे लोन पेयर जो है ना, जनरली जहाँ पे लोन पेयर होगा वो लिविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। ये लिखने वाली बात है, एग्जाम में बहुत काम का है ये। लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा, जहाँ भी लोन पेयर मिलेगा, कहीं भी नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो वो लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा। जहाँ पे प्लस चार्ज दिखेगा वो लिविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब मैं अल्केन की नेमिंग कराता हूँ 100 तक। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2, इसमें पता ही है कि जो भी हमारा सफिक्स लगता है प्लस एन लगाते हैं, कार्बन के नंबर में एन लगा देंगे तो हमारा क्या बन गया, अल्केन बन गया। 1 से 10 तक तो सबको याद रहता है। फिर 11 को बोलेंगे अंडेक, अनडिकेन, फिर डोडेकेन, फिर ट्राई, फिर ऐसे टेट्रा। 14 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। 20 वाले को बोलेंगे आइकोसेन। 20 वाले को क्या बोलेंगे, आइकोसेन। उसके बाद सब में आप लगा दो, देखो 21, 31 ये सब में हेन लगता है, हेन। हेन का मतलब मुर्गी, हेन आइकोसेन। फिर वैसे ही स्टार्ट होगा। 2 को तो हम बोलेंगे कि डो आइकोसेन, ट्राई आइकोसेन, टेट्रा आइकोसेन, पेंटा आइकोसेन, फिर ऐसे चलते रहेगा 30 तक जाएगा। 30 को बोलेंगे, 30 को आइकोसेन, 30 को ट्राइकोंटेन, 20 को आइकोसेन, ट्राइकोंटेन। 31 जो होगा उसको बोलेंगे हेन ट्राइकोंटेन। 21 को हेन आइकोसेन, 22 को वही डो आइकोसेन, फिर ट्राई आइकोसेन, टेट्रा आइकोसेन, पेंटा आइकोसेन, हेक्सा आइकोसेन, हेप्टा आइकोसेन, ऑक्टा आइकोसेन। नहीं, हेन सिर्फ इसी में लगेगा, फर्स्ट वाले में ही लगेगा। हाँ हाँ। फिर आ गया 30 को बोलेंगे हेन ट्राइकोंटेन, 31 को बोलेंगे हेन ट्राइकोंटेन। फिर ऐसे चलेगा डो ट्राइकोंटेन, ट्राइकोंटेन। फिर 40 को हम बोलेंगे टेट्राकोंटेन। टेट्राकोंटेन। फिर 41 को सेम बोलेंगे, वैसे ही क्या बोलेंगे, हेन टेट्राकोंटेन। 41 को क्या बोलेंगे, हेन टेट्राकोंटेन। हेन टेट्राकोंटेन। ऐसे चलते रहेगा, सब में हेन लगेगा। 51 में क्या हो जाएगा, हेन पेंटाकोंटेन। फिर लास्ट आपको पढ़ने हैं, आपको हेक्टेन। 100 को क्या बोल देंगे, हेक्टेन। सब में सेम नेमिंग होगी। अगर मान लो 45 बोला जाए तो क्या बोलेंगे, पेंटा
पेंटा टेट्राकोंटेन, टेट्राकोंटेन 40 होता है। पेंटा टेट्राकोंटेन 81 का क्या होगा? हेन ऑक्टाकोंटेन, हाँ 2 ऑक्टाकोंटेन। अल्केन की नेमिंग के बाद जो अब नेमिंग स्टार्ट होगा आप लोग का कॉम्प्लेक्स होगा। ब्रांच की नेमिंग पहले ब्रांच ओपन चेन जो होगा, ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर की नेमिंग करने हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की नेमिंग करने हैं अच्छे से। उसकी ब्रांचिंग जितनी भी ब्रांच लगा दो उसकी नेमिंग करने हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होगा तो उसमें प्रायोरिटी आएगा कि कहाँ से काउंटिंग नंबर हम स्टार्ट करेंगे, तो फंक्शन ग्रुप वाली काउंटिंग अलग से स्टार्ट होगी। तो कल तो आपको क्लास है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा